तो नमस्कार एग्रीकल्चर के साथियों, इस किसान के बेटे और बेटियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार गुरुवानी एग्रो क्लासेस पर। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे बेसिकली जेट के। मैं बात करूँ तो कंप्लीट सिलेबस मान लो या इसको आप डेमो क्लास के तौर पे भी ले सकते हो। तो मैं ये बात करूंगा कि जेड के अंदर जो आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो कंप्लीट सिलेबस है ना उसके पास से टच होकर वापस निकालूंगा मैं आपको आज की इस क्लास में। ये कोई डेमो क्लास नहीं होने वाली, आप इसको डेमो क्लास इस तौर पर मान सकते हो क्योंकि आपका यहाँ से एक जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है बेटा, आज के इस क्लास में मैं आपको एग्रोनॉमी कंप्लीट, एग्रोनॉमी क्या होती है, एग्रीकल्चर की पूरी डिटेल, यानी कि जो एक ऐसा स्टूडेंट जो पूरा कृषि बैकग्राउंड से, मैं बात करूं फार्मर बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो वो अपनी इन चीजों को पूरा रियलाइज कर सकता है। मतलब कि उसको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज तो मैंने देखी थी, ये चीज तो मैंने वहां और ऐसे देखा था, अपने खेतों में देखा था, मेरे को पता ही नहीं है यार एग्रीकल्चर इतनी इजी है। मतलब मैं ये चीज आपके मान के चल रहा हूँ, आप जेट की तैयारी कर रहे हो बेटा, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। एक एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम में आप क्या करते हो, आपने 12th की है, अभी हाल ही में आपने पेपर दिए है, डजेंट मैटर कैसा गया है पेपर, कितनी परसेंट आएगी, डजेंट मैटर। जेट के मामले में ये मैटर नहीं करता बेटा, अच्छी कॉलेज मिल जाती है, अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाता है, आईसीआर के अंडर में आने वाले कैंपस में आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई नहीं पूछने वाला इन 12वीं की आपकी परसेंटेज को कि भैया कितनी परसेंटेज थी, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से किया था तूने 12th और परसेंटेज इतनी कम क्यों आई। लेकिन कॉलेज में अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया ना, तो सिलेक्शन होना ही काफी नहीं है बेटा। 4 साल की जो आपकी डिग्री है ना बेटा, 4 साल की जो डिग्री, वो भी शेप होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत सारे, देखो आजकल मार्केट में कोर्स वगैरह खूब चलते हैं लेकिन सही ज्ञान देने वाले भी बहुत कम है। हाँ देते हैं, मैं मानता हूँ उन चीजों को देते हैं, लेकिन उनके बदले में जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास पेशेंस नहीं है। जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास पेशेंस नहीं है। ये चीज मैं क्यों इतना गौर करके बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे चाहते हैं कि भाई जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो हमें तुरंत मिल जाए। तो बेटा ऐसे तो हो नहीं सकता। आप सरसों, सॉरी, हाथ में, या मैं बात करूं हथेलियों पे सरसों उगा सकते हो क्या? किसान नहीं उगा सकते। तो ये चीज है आज के बच्चों के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, अगर पेशेंस आ जाए ना तो हर चीज संभव है। धैर्य रखना सबसे बड़ा, अपने आप में आज के जमाने में अहम चुनौती बन गया है बेटा, कोई नहीं रखता धैर्य। अगर किसी को बोल देना वहां पे 10 करोड़ रुपए है ना, मैं बोल दूं वहां पे 10 करोड़ रुपए रखे हैं, तो सब ऐसे ही पूछेंगे भाई कहाँ पे रखे हैं, तू लोकेशन बता, मैं तू लोकेशन बता। अरे बेटा वो ऐसे नहीं पूछते कोई भी कि वहां पे जाने के लिए रास्ता कौन सा है, बीच में क्या क्या चीजें आएगी, नहीं, तू लोकेशन बता, पहुंच तो हम जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। और सबसे ज्यादा मैं अगर बात करूँ ना तो आज की इस मार्केट के अंदर, आज की इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो भ्रमिक चीजें है ना बेटा, वो है आधी अधूरी अफवाहें। मैं बात कर रहा हूँ आधी अधूरी अफवाहें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक रील देख लेते हैं, 15 सेकंड की, 30 सेकंड की रील देख लेते हैं, उससे जज कर देते हैं कि टीचर क्या पढ़ाने वाला है। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टीचर को आपसे ज्यादा नॉलेज है, उसने पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवा दिया होगा। अपने टीचर चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे छोटे से छोटा हो बेटा, इस, अगर मैं बात करूं सरस्वती माता के इस मंच पे आ गया ना बेटा, कोई भी टीचर झूठ नहीं बोलेगा आपसे। ये चीज मेरी गारंटी या गांठ बांध के रख लेना। जो टीचर इस सरस्वती माता के मंच के ऊपर अपने मन और शिद्दत से आया है वो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। टीचर कैसा भी हो बेटा, आप कहीं से भी अपना कोर्स कर रहे हो, अपने टीचर के ऊपर सबसे बड़ा विश्वास होता है, टीचर के ऊपर रखना है सबसे बड़ा विश्वास आपको। और एक चीज सबसे पहले देखो, सफलता जो होती है वो मेहनत मांगती है। मेहनत क्या मांगती है? मेहनत हमेशा त्याग मांगती है। अब मैं बात कर रहा हूँ त्याग किसका। सबसे बड़ा आपके जीवन के अंदर धर्म संकट जो बना हुआ है बेटा, वो है आपके मोबाइल फोन का। किसका? मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन का यूज सही तरीके से भी करना आता है इस दुनिया को, गलत तरीके से भी करना आता है। लेकिन मैं बात करूं, आप 30 सेकंड की एक रील देखकर एक टीचर को जज कर देते हो बेटा, तो ऐसे बताओ उस टीचर का क्या बिगड़ेगा? आप तो कह देते हो ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, क्या बिगड़ेगा क्या उस टीचर का? बेटा सबसे बेस्ट जो चीज होती है ना इस आज के जमाने के अंदर सिलेक्शन लेने की, वो अपने टीचर्स पे भरोसा रखने की, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखने की होती है बेटा। जेट का जो एग्जाम है ना, वो ज्यादा भारी भरकम वाला नहीं है। मेरे पास कॉल आ रहे थे कल परसों कि सर आप सिलेबस भी भेज दो और ये बताओ कि वहां पे उस फलानी फलानी कोचिंग के अंदर तो इतने में कोर्स आ रहा है, ये ऑनलाइन वाले 5,000 रुपए से कम कोई दे ही नहीं रहा। तो बेटा ऐसा नहीं है।
पैसे मैटर नहीं करते, आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सारी चीजें मैटर करती है। आज आपके पैसे लग जाएंगे, लेकिन बाद में जो मजा आएगा ना 4 साल बाद में, वो आप खुद बोलोगे कि यार वास्तव में वाकई मुझे बहुत मजा आया। तो ये सारी चीजें हैं। मैं उन विद्यार्थियों को स्पेशली बोलना चाहूंगा जो बिन फालतू के अंदर ज्ञान देने में तुले रहते हैं, है ना बेटा। फ्यूचर है, फ्यूचर की गाड़ी चल पड़ी है। आप 1 से लेकर और क्लास 10 तक बिल्कुल एक ही लाइन में आते हो, एक ही सीढ़ी में आते हो, ठीक है। चढ़ते रहते हो स्टेप बाय स्टेप। 10th के बाद में 2 रास्ते आपके पास में, बहुत सारे रास्ते होते हैं वैसे तो, लेकिन 11th और 12th के 2 रास्ते बन जाते हैं। आप 11th किससे करना चाहते हो? आपने एग्रीकल्चर चूज किया, मैं मानता हूँ आप सबसे प्यारी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो बेटा। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई है, आपके टच से जुड़ी हुई है, आपके बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है। आप इन चीजों को पढ़ रहे हो, आप रियलाइज भी कर पाओगे इन चीजों को। बायोलॉजी के अंदर डीएनए, आरएनए, इनका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा बेटा। एग्रीकल्चर का आप खेतों में जाके देख लो, आपको पूरी एग्रीकल्चर दिख जाएगी। और अभी एग्रीकल्चर में आपको बताने भी वाला हूँ क्या दिक्कत आएगी, है ना। तो जेट की एग्जाम इतना ज्यादा आप माइंड के ऊपर ये कॉन्सेंट्रेट, ये बिल्कुल भी ये ऐसा ना सोचे कि जेट की एग्जाम पता नहीं क्या है। बेटा पिछले साल के रिकॉर्ड अखबारों के अंदर देख लेना, मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। पिछले साल के जो रिकॉर्ड है उनमें माइनस के 20 नंबर पे भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। जीरो तो बहुत बड़ी बात है, माइनस के 20 नंबर पे भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ये चीज आप देख लेना। तो मैं तो -20 पे इस चीजों को लेके भी नहीं जाने वाला, और ऐसा कोई स्टूडेंट होगा भी नहीं मेरे हिसाब से जिसके -20 आएगा, फिर वो ज्यादा ही कुछ ज्ञानी है, उनके आ सकते हैं -20, है ना। तो अपने टीचर्स पे, अपने खुद पे विश्वास रखे बेटा। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो बेटा, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, टीचर्स पे विश्वास सबसे बड़ा योगदान होगा आपका, आपकी सफलता के अंदर, आपकी सक्सेस के अंदर, अगर टीचर्स का होगा तो। नेक्स्ट दूसरा आपका, आपको अपने ऊपर भी विश्वास रखना है कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद में मन ऐसे मन चलेगा, जैसे वो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं या क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो उनका ऐसे होगा यार इस बार नहीं होगा, अपन एक बार फाउंडेशन कर। अरे भाई क्यों नहीं होगा, 11th 12th में जो पढ़ा है वही तो मैटर यहाँ पे आ रहा है। बस ये है कि आपने थ्योरी अच्छी से पढ़ी है, इस बार आपको ऑप्शनल, जो मैं बात करूं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उनके ऊपर फोकस करना है, उनके ऊपर जाना है, ठीक है। तो मैं बेसिकली बेटा आज बात करने वाला हूँ जेट स्टूडेंट और सीयूईटी। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये जेट और सीयूईटी होता क्या है। सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ चलेंगे। क्लास मैटर नहीं करती कितने घंटे होगी कितने घंटे नहीं होगी, जितनी पॉसिबल है अपन करेंगे। देखो जेट के जो एग्जाम होते हैं बेटा वो राजस्थान लेवल पे होती है। कौन से लेवल पे होती है? आपके राजस्थान लेवल पे होती है। वहीं मैं बात करूँ सीयूईटी, तो सीयूईटी आपके होती है बेटा इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे। पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो बेटा इसमें आपके 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, पेपर 480 का होता है। इसकी बात करूं तो बेटा 50 प्लस 50 प्लस 50, 3 डोमेन आपको चूज करने पड़ते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, टोटल पेपर 750 नंबर का पड़ जाता है आपके, ठीक है। ये तो पेपर पैटर्न हुआ। इसमें देखो सिलेबस में ये जो 120 नंबर का जो मैटर है वो कहाँ से आएगा। आपके 3 सब्जेक्ट चलते हैं बेटा 12th के अंदर, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इस एग्रीकल्चर में बेटा आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन है, इसमें से ये आपको 20 क्वेश्चन, है ना। तो 40-40 मान लो, इसमें 40 मान लो बायोलॉजी में, और इसमें 20 मान लो, या अगर आप बात करें तो सब में 40-40 मान लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें। अब देखना ये 40 जो एग्रीकल्चर के है ना, ये तो फिक्स है ही एग्रीकल्चर में। मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीजें। तो एग्रीकल्चर में ये तो बेटा फिक्स है ही। बायोलॉजी के जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी आपकी चलेगी ना, उसके 10 क्वेश्चन इसमें जोड़ दो। इसमें एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपकी चलेगी, सोइल वाला पार्ट चलेगा, उसके 10 क्वेश्चन इसमें जोड़ दो। बोलो कितने क्वेश्चन हो गए? एग्रीकल्चर कितने क्वेश्चन कवर कर रहा है? 60 क्वेश्चन कवर कर रहा है। टोटल क्वेश्चन 120, मतलब 50% जो हिस्सा है वो तो आपके एग्रीकल्चर ही लेकर चल रहा है। सिलेक्शन सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, देखना 50% ये हिस्सा है ये आपके एग्रीकल्चर लेकर चल रहा है। अगर ये 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं बेटा, 60 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, गुणा कर लो 4 से, तो कितने हो गए? 240 हो गई क्या? 240 नंबर। 240 में माइनस के 20 कर लो भाई, माइनस मार्किंग भी होती है इसमें, 1/4 चलती है माइनस मार्किंग।
तो 220 नंबर भी अगर कोई स्टूडेंट लेकर आता है तो बेटा मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ उसका सिलेक्शन निश्चित है, सिलेक्शन होगा। अगर कट ऑफ अच्छी रही तो अच्छी कॉलेजों में हो सकता है, वरना गवर्नमेंट कॉलेज तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। एक चीज और ध्यान रखना, इस जेट के अंदर बेटा आप तैयारी करते हो ना, तो अपने पेशेंस के साथ में और थोड़ी बहुत सोच समझ की बुद्धि के पास साथ में तैयार करना। सबसे पहले आपके पास में जेट का सिलेबस होना चाहिए बेटा, जेट का सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। आप जिस चीज की तैयारी करते हो ना, उसका पूरा सिलेबस होना चाहिए कि अपने सिलेबस में आने वाला क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, तैयारी ऐसे करो बेटा, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे 11th 12th के बच्चे होते हैं, वो एक सफेद जो कोरा कागज आता है ना, उनकी तरह होते हैं। कैसे? तो सफेद जो कोरा कागज होता है ना, उसमें कुछ नहीं लिखा होता, मतलब इनको आगे का जर्नी नहीं पता है बेटा। और कहाँ से पता होगी, इन्होंने कोई रिसर्च थोड़ी किया है उस चीज पे, ये तो जेट की तैयारी कर रहे हैं बेचारे, और नन्हे मुन्ने बालक है, सही बताऊं तो अगर इनके नंबर कमाते बेटा, आपके जेट में नंबर कमाते, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, लेकिन उन कॉलेज के अंदर टीचर्स फैसिलिटी अभी भी नहीं है। इसलिए तैयारी को अपनी को मजबूत रखे। जो सफलता होती है वो मेहनत मांगती है, और मेहनत त्याग मांगती है। त्याग जरूर करे बेटा, अगर दिल से, मन से, शिद्दत से अपन त्याग करेंगे ना बेटा, तो एक दिन देखना रिजल्ट जो है वो देखने लायक होगा, बहुत टॉप रिजल्ट आएगा। सच बताऊं तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, 10,849 आपके जेट के अंदर लगभग सीटें हैं, और बहुत सारी कॉलेज हैं जिसमें आपके प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, सेमी गवर्नमेंट भी है, यूनिवर्सिटीज जो वो भी पार्टिसिपेट करती है। तो ऐसे है बेटा, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इस प्राइवेट में जाने से कोई मतलब नहीं है। और इनमें सिलेक्शन होता है -20 वाले नंबरों में। 0 नंबर भी आपके आएंगे ना, तो भी इसमें प्राइवेट वाले में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन डिग्री सिक्योर नहीं रहेगी बेटा। आप बीएससी कर लोगे, एमएससी करने के लिए वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, वो डिग्री ही मान्यता प्राप्त नहीं होगी, तो फिर आप एमएससी कहाँ से कर सकते हो। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सारी जो आपको मेंटरशिप मिलने वाली है ना, ये सारी चीजें ये आपको इस चैनल पे मिल जाएगी बेटा आराम से। आपको आपकी जेटेक की एग्जाम होगी ना, वहां से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस में जब आपका कॉलेज मिल जाएगा, वहां तक ये टीम आपके साथ में खड़ी रहेगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये मैंने पेपर पैटर्न बता दिया बेटा। तो इसमें 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से कवर हो रहे हैं, मतलब आधा मैटर तो आपके एग्रीकल्चर से हो रहा है। इसमें देखो बेटा, इसमें 150 क्वेश्चन है। इसमें अगर 150 में से कोई स्टूडेंट फिजिक्स क्वेश्चन भी करके आता है, मतलब आधे भी करके आता है, तो भी उसका सिलेक्शन 300 के आसपास के नंबरों के अंदर उसका सिलेक्शन हो जाता है। आज के मैं पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, लेकिन अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है, इसलिए ये मानकर चलो आप 370 के करीबन अगर किसी के नंबर आ रहे हैं ना, मतलब 750 में से आधे भी नंबर आ रहे हैं ना, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता है उस स्टूडेंट का। ठीक है, तो अपन बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेट वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, जेट वाले के ऊपर ही बात करेंगे। सीयूईटी को अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो अब अपन ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, क्योंकि पहले टाइम बहुत हो चुका है। अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के अनुसार। तो मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करूंगा बेटा। किसकी बात करूंगा? एग्रीकल्चर की, है ना। देखना मेरे साथ में। और एग्रीकल्चर सच बताऊं ना, तो इतनी जमीनी हकीकत से लेकर चलूंगा आपको, इतना टच होके एग्रीकल्चर को समझाऊंगा, आपको खुद को पता लगेगा कि यार एग्रीकल्चर बहुत प्यारी सब्जेक्ट है अपने आप में। देखना, यहाँ पे मैं बात करता हूँ एग्रीकल्चर की। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि वो जो शब्द है सब्जेक्ट का, वो कौन सी भाषा का है, भाषा देखनी होती है। तो बेटा एक चीज याद रखना, एक कॉन्सेप्ट आता है कि जिन भी शब्दों के पीछे वाई लगा हुआ हो वो ग्रीक भाषा के शब्द होंगे, और जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ हो वो आपके लैटिन भाषा के शब्द होंगे। वाई में जैसे प्लांट पैथोलॉजी, लास्ट में वाई आ रहा है। एग्रोनॉमी, लास्ट में वाई आ रहा है। बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, ये सारे किसके हैं आपके? ग्रीक भाषा के। कल्चर जैसे एग्रीकल्चर, लास्ट में कल्चर लगा हुआ आ रहा है, मतलब ये भाषा कौन सी हो जाएगी इसकी? लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपके पास में अगर, दूसरा है कल्चरा। मतलब अगर अपन इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, तो एक तो कल्चर बच गया, एक एग्री। एग्री का मतलब होता है अगर, और कल्चर का मतलब कल्चरा। इस अगर का मतलब होता है बेटा सोइल। इस अगर का मतलब क्या होता है बेटा? सोइल होता है। और इस कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। इस कल्चरा का मतलब क्या हो गया बेटा? कल्टीवेशन हो गया। सोइल का अर्थ अगर मैं हिंदी में देखूं तो मृदा, भूमि, या मैं बात करूं तो
धरती। और कल्टीवेशन का मतलब उगाना। अब एक छोटी सी डेफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हो कि मर्दा पर उगाना, लेकिन उगाना किसे है? तो बेटा अपन एग्रीकल्चर में बेसिकली उगाएंगे पेड़ पौधों को। मर्दा पर क्या उगाएंगे? पेड़ पौधों को। और सबसे मेन चीज यहाँ पे सोयल निकल कर आ रही है बेटा, मर्दा। तो एक चीज तो ये गांठ बांध कर रख लेना, अगर किसी स्टूडेंट के माटी से या मर्दा से या मिट्टी से अगर एलर्जी होती है बेटा, तो वो एग्रीकल्चर के लायक ही नहीं है। आपको मर्दा का पोर्शन इसमें ऐड करना ही पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर ले रहे हो तो मर्दा आपके चलेगी चलेगी बेटा, ये सबसे बेसिक है। तो मर्दा के ऊपर अपन कुछ ना कुछ उगाएंगे। उगाएंगे क्या? पेड़ पौधे उगाएंगे या फसलें उगाएंगे। ठीक है। अब आपके पास में एक वर्ड निकल कर आया, फसल। क्या वर्ड निकल कर आया बेटा? फसल। तो क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकता है कि फसल किसे कहते हैं? बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि फसल किसे कहते हैं। अपन बात कर रहे हैं ना कि मर्दा के ऊपर क्या लगाएंगे, या तो पेड़ पौधे लगाएंगे या फसल लगाएंगे। बताओ, अरे कोई बता सकता है क्या? चलो मैं बताता हूँ। फसल का मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जिसे मनुष्य अपनी एक ऐसा समूह जिसे मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके तैयार करता है, तैयार करता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेटा कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा समूह जिसे मनुष्य, एक ऐसा समूह जिसे मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, कौन सी आवश्यकता है बेटा? प्राथमिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके तैयार करता है। मतलब कोई भी एक क्या होगा? ग्रुप होगा, या मैं बात करूं तो समूह होगा। कोई भी एक ग्रुप या समूह जिसे मनुष्य, ये मानव है ना, ये अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं, और कोई भी इंसान हो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती है बेटा, वो देखना। तो प्राथमिक आवश्यकताएं, प्राथमिक आवश्यकता हो सकती है सबसे पहली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। किसी भी इंसान की प्राथमिक आवश्यकताएं तीन ही होती है बेटा। कौन कौन सी? तो देखना, पहली है आपके भोजन, एक इंसान को भोजन, दूसरा है कपड़ा, और तीसरा क्या है? आवास। ये है आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं। इनकी पूर्ति के लिए ये भाई ये अपन को मिल जाए तो वो मानव क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और कुछ ना कुछ अपने लिए उगाता है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? जो कि नेचुरल होते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है नेचुरल, जो कि भगवान ने अपन को दिए हैं। ठीक है, अपन खुद नहीं बना सकते उनको। जैसे मैं बात करूं मर्दा, क्या मिट्टी को कोई भी ऐसा धुरंधर साइंटिस्ट जो मिट्टी को बना सकता है क्या? बेटा नहीं बना सकता। 1 इंच मर्दा का निर्माण होने के अंदर 800 से लेकर 1000 वर्ष का समय लगता है। तो 800 से 1000 वर्ष का समय के अंदर वो मर्दा जब ज्यादा तापमान के साथ में उभरती है ना, तब जाके 1 इंच मर्दा का निर्माण होता है। मतलब मर्दा, आपने पढ़ा होगा सोयल साइंस में कि सोयल इज अ नेचुरल वेरिएबल, मैं बात करूं तो बॉडी, सोयल इज ए नेचुरल बॉडी, ऐसे भी करके पढ़ा होगा कि मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है। मर्दा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। आप यहाँ की मिट्टी देख रहे हो अलग है, दूसरी जगह जाकर देखोगे वहां की मिट्टी अलग निकलेगी। तो मर्दा क्या है? एक प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, ये चीज पढ़ना। तो प्राकृतिक संसाधनों की अपन बात करें तो मर्दा वायु, हवा, जल, गैस, ये है ना, तो इनका उपयोग करके कुछ ना कुछ तैयार करता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अपन फसलों की बात कर रहे हैं,
फसल की डेफिनेशन हो गई कि एक ऐसा समूह, कोई भी बेटा गोचर भूमि है ना, कोई भी गोचर भूमि जो कि पड़ती पड़ी हुई है, अगर उसके अंदर 3 से 4 पौधे उग गए ना, चाहे गेहूं के हो गए, चाहे जौ के हो गए, चाहे सरसों के हो गए, चाहे, है ना, लेकिन वो 3 से 4 पौधे हो गए तो बेटा आप उसको एग्रीकल्चर या फसल नहीं बोल सकते। कैसे? क्योंकि जब मानव खुद की आवश्यकताओं के लिए उगाएगा, जैसे ये मेरे पास में कोई खेत है बेटा, ये खेत था मेरे पास में, अब मैंने इसके अंदर गेहूं उगा लिया, क्या उगा लिया बेटा? गेहूं उगा लिया। अब ये गेहूं मेरी प्राथमिक आवश्यकता है, जैसे भोजन, कपड़ा या आवास, तो मुझे भोजन के रूप में चाहिए ये गेहूं, है ना, किसके रूप में चाहिए बेटा? भोजन के रूप में मुझे ये गेहूं चाहिए। तो मैं ये इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करूंगा, जैसे मृदा, मृदा मेरे पास है, प्राकृतिक संसाधन हुआ। फिर मैंने उसके अंदर जल डाला, गेहूं के फसल के अंदर, तो जल भी प्राकृतिक संसाधन, मतलब मैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा हूँ और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। तो या तो मेरी आवश्यकता क्या है कि भोजन प्राप्त हो जाए मेरे को, इसलिए मैं गेहूं की क्या कर रहा हूँ? खेती कर रहा हूँ। और मानव क्या कर रहा है? इसकी खेती कृत्रिम रूप से खुद की आवश्यकताओं के अनुसार कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी फसल कहलाएगी, या मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर कहलाएगी, है ना। जबकि कोई पड़ती भूमि है, पड़ती भूमि के अंदर अगर कोई पौधे उग जाते तो बेटा उसको एग्रीकल्चर नहीं बोल सकते आप, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये फसलों के बारे में हो गया और एग्रीकल्चर के बारे में हो गया। अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ एग्रीकल्चर की ब्रांचेस। किसकी बात करेंगे बेटा आप? एग्रीकल्चर की ब्रांचेस की अपन बात करने वाले हैं। अब देखना, जो एग्रीकल्चर होता है ना बेटा आपके, उसकी मेन जो ब्रांचेज होती है वो 3 अपन लेकर चलते हैं। पहले एग्रोनोमी, दूसरा होर्टी कल्चर, और तीसरा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल बोल दो या इसको आप बोल सकते हो बेटा लाइव स्टॉक भी बोल सकते हो, लाइव स्टॉक, है ना। तो देखो, जो एग्रोनॉमी होती है इससे 15 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हॉर्टिकल्चर से 15 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपकी जेट एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जोड़ो कितने हो गए? 15 15, 30 और 10 40, 40 नंबर का मैटर आपके एग्रीकल्चर का हो गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेकर चलता हूँ आपको इस एग्रोनॉमी। तो देखना, एग्रोनॉमी सबसे पहले इसकी भाषा की बात करते हैं बेटा। भाषा में देखना, भाषा के अंदर सबसे पहले ये देखो कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो मैंने बोला था कि जिन भी शब्दों के पीछे वाई लगा हुआ हो वो अधिकतर लैंग्वेज कौन सी होती है? उनकी ग्रीक होती है। तो ये एग्रोनॉमी है, इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? ग्रीक हो जाएगी। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में बेटा, एग्रोस प्लस नोमोस, एग्रोस प्लस नोमोस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि एग्रोनॉमी किन निम्न 2 शब्दों से मिलकर बना है या किन शब्दों से मिलकर बना है? तो वहां पे लाइट ऑप्शन एग्रोस और दूसरा नोमोस। 1 मिनट, हाँ, तो एग्रोस प्लस नोमोस। अब एग्रोस है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब होगा आपके सोइल बोल दो या फिर क्रॉप बोल दो, मतलब मृदा बोल दो या फसल बोल दो। और जो ये नोमोस है इसका मतलब होगा मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट करना मतलब प्रबंधन करना। मैनेजमेंट बोले तो प्रबंधन करना, मतलब जो मृदा है आपकी सोइल है उसका मैनेजमेंट करना ही क्या है? आपके एग्रोनॉमी है। तो सोइल मैनेजमेंट। तो इसकी डेफिनेशन की बात करूं ना बेटा मैं, किसकी? डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में याद रखना कि आपको एक तो साथ के साथ में क्या करना है? सोइल मैनेजमेंट करना है, सोइल मैनेजमेंट करना है, और साथ के साथ में आपको क्रॉप प्रोडक्शन भी लेना है, क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्रॉप लिखा है मतलब फसल, तो अब जाके समझ में आया क्या कि मैंने फसल क्यों बताया, क्या होती है फसल, वो इसलिए बताया। तो सॉइल मैनेजमेंट को मैं बोल सकता हूँ मृदा, मृदा ये चल नहीं रहा, प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन को मैं बोल सकता हूँ फसल उत्पादन,
फसलोत्पादन मतलब फसल उत्पादन करना। मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके जो मृदा है उसको अच्छी तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, उसके बाद में आपको उससे प्रोडक्शन प्राप्त करना है। अब मैं बात करूं, एक छोटी सी बात और रह गई बेटा, इस एग्रोनॉमी के पिता फादर कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एग्रोनॉमी के फादर है आपके पीटर डी क्रेसेनजी। पीटर डी क्रेसेनजी बोल दो, चाहे पीटर डी क्रेसेनजी बोल दो, ये नोट कर लेना साथ के साथ। अब देखो, मैं बात कर रहा हूँ सोइल मैनेजमेंट की, तो मैं ऐसे पूछूं, कोई भी स्टूडेंट आप में से उनको ऐसे पूछूं कि बेटा आपको सोइल का या एक फील्ड है, एक खेत है, उस खेत का मैनेजमेंट करना है, तो आप कैसे करोगे। मैंने ये आपको एक खेत दे दिया बेटा, ये मैंने आपको एक खेत दे दिया, मैंने बोला कि बेटा इसके अंदर गेहूं लगाना है, इसके अंदर गेहूं लगाना है, तो आप कैसे करोगे। मेरे को एक चीज बताओ, क्या डायरेक्ट ही आप गेहूं लगा दोगे क्या। अरे उस खेत के अंदर कंकड़ पत्थर है, मैं बात करूं फसलों के अवशेष है, गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, पता नहीं बहुत सारे टहनियां वगैरह ये पड़े हैं, मक्खियां उसमें चल रही है ना। तो क्या आप डायरेक्ट उसमें सीड लगा दोगे क्या, और वो मैं बात करूं तो लग जाएगा क्या आपके उस मृदा के अंदर, किसे नहीं लगेगा। सबसे पहले आप खेत की तैयारी करोगे। तो खेत की तैयारी करने के लिए अब देखो बेटा, यहाँ से टॉपिक निकल कर आएंगे आपके। तो खेत की तैयारी करने के लिए मेरे को ये खेत दे दिया किसी ने, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें टिलेज करूंगा बेटा। सबसे पहले क्या करूंगा, टिलेज करूंगा। टिलेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको भू परिष्करण। भू परिष्करण, भू का मतलब भूमि, परिष्करण का मतलब सुधार। तो सबसे पहले मैं भू परिष्करण करूंगा, इसमें टिलेज करूंगा, मतलब जो मृदा है उसको मैं साफ सफाई करूंगा, मृदा की साफ सफाई, है ना। अब देखो टिलेज भी बेटा दो प्रकार से होता है, टिलेज भी दो प्रकार से, एक तो होता है आपके टिलेज प्राथमिक, प्राथमिक टिलेज, दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज मतलब द्वितीयक, द्वितीयक, है ना। अब इस टिलेज को मैं यहाँ पे लिख लूं क्या, अपने पास में जगह कम पड़ेगी, नीचे दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा। हाँ अब देखना, मेरे ताऊ जी ने मेरे को ये खेत दे दिया और बोला कि बेटा इसमें गेहूं लगाना है, तेरे को क्या लगाना है, गेहूं लगाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसमें टिलेज किया बेटा। टिलेज का मतलब होता है भू परिष्करण, मतलब भूमि को सुधारना। टिलेज दो प्रकार के, पहला प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण, और दूसरा द्वितीयक भू परिष्करण, है ना। अब देखना, प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण का मतलब होता है बेटा, आप इस खेत के अंदर बीज लगा रहे हो, बीज तो लगाओगे ना आप, कोई भी गेहूं की फसल, मेरे ताऊ जी ने किसी ने भी बोले कि बेटा तेरे को गेहूं लगाना है, तो गेहूं के बीज तो मैं इसमें लगाऊंगा ही ना। तो बुआई से, बीज के बोने से पहले की जितने भी जो क्रियाएं है ना, वो किस में आएगी, आपके प्राथमिक भू परिष्करण में आएगी बेटा। मतलब बीज बोने से पहले की संपूर्ण क्रिया है, बीज बोने से पहले की संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण क्रियाएं किसमें आएगी, आपके प्राथमिक भू परिष्करण में आएगी। अब बेटा यहां से क्वेश्चन क्या आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक भू परिष्करण के उदाहरण है। तो देखना, आप इस खेत के अंदर, आप इस फील्ड के अंदर बेटा ट्रैक्टर चलाओगे, ट्रैक्टर से आप या तो हल लगाओगे ट्रैक्टर के पीछे, जिसको अपन आज के जमाने में जो देशी लैंग्वेज है उसमें बा बोलता है, या पलटाई होता है, ऐसे आप तो हल लगा के पलटाई करोगे, या आप पलाऊ लगा के पलटाई करोगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, ऑप्शन चार होंगे, चार में से एक पलाऊ भी दिया हुआ होगा, ऑप्शन चार होंगे उसमें से हल दिया हुआ होगा। अब आप हल या पलाऊ चलाकर इस मृदा को भुरभुरी बना देते हो, एकदम मक्खन की तरह बना देते हो। मतलब इस मृदा के अंदर कठोर परत थी, बीज उग ही नहीं पा रहा था, इतनी कठोर परत थी कि बीज अगर अपन जमीन में डालेंगे तो जाएगा ही नहीं जमीन के अंदर, पहली चीज तो अपन ने उस कठोर परत को तोड़ा, किसकी सहायता से, हल की सहायता से, पलाव की सहायता से, पलाव चला दिया उसमें, हल चला दिया, जो मृदा है बेटा वो एकदम मक्खन की तरह हो गई, एकदम घी की तरह हो गई, बहुत अच्छी मृदा हो गई, भुरभुरी। अब क्या करेगा, अब इसके अंदर में पाटा लगाऊंगा, पाटा का मतलब पटवार, पहाड़ा लगाऊंगा इसके अंदर, इसको समतल करूंगा, बिल्कुल लेवल करूंगा।
तो ये जो यंत्र है ना बेटा, ये जो चीजें है ना, ये किसमें आएगी? आपके प्राथमिक भू परिष्करण में। द्वितीयक भू परिष्करण में क्या होगी? बीज बोने के बाद की सभी क्रियाएं, बीज बोने से उत्पादन तक की क्रियाएं, उत्पादन तक की क्रियाएं, ये किसमें आएगी बेटा? ये आपकी आएगी द्वितीयक भू परिष्करण में। जैसे अब मैंने यहाँ पे बीज बो दिया, चलो मैंने सिंचाई विचाई सब कुछ कर दी, बीज बो दिया। अब बीज के बाद में खरपतवार उग गए उस खेत के अंदर, है ना, मतलब अननेसेसरी कोई भी पौधा हो गया, उसको मैं उखाड़ कर फेंकूंगा, वो किस में आएगा? आपके द्वितीयक भू परिष्करण में। उसके बाद में सिंचाई में मैंने कर दी, खरपतवार मैंने उखाड़ दिए, उसके बाद में फसल पक गई। अब फसल को मैं हार्वेस्ट करूंगा, फसल को मैं क्या करूंगा? हार्वेस्ट करूंगा, मतलब एकत्र करूंगा, उसको निकलवाऊंगा फसल को। तो उसमें उपयोग होने वाले यंत्र किसमें आएंगे? आपके द्वितीयक भू परिष्करण में आएंगे। समझ में आया? जो टिलेज है वो दो प्रकार का होता है, प्राथमिक भू परिष्करण और द्वितीयक भू परिष्करण। भू परिष्करण का मतलब क्या होता है? भूमि का सुधार करना। इसके जो पिता है बेटा, इसके जो फादर है, आपकी टिलेज के फादर है जेन्थ्रो टूल। कौन है बेटा? जेन्थ्रो टूल। जेन्थ्रो टूल है, इनकी एक फेमस बुक है, उस बुक का नाम याद रखिएगा, कौन सी है? ट्रिपल एच है। पूरा नाम बात करते हैं, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ये इनकी फेमस बुक है बेटा। इसके अंदर पूरा विवरण किसका है बेटा? खरपतवार का है। और साथ में मैं बात करूं तो आपके स्टिलेज का भी है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हल का आविष्कार किसने किया, सीड ड्रिल का आविष्कार किसने किया? तो ये आपके जेन्थ्रो टूल ने किया था बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखना, है ना। एक आता है बेटा इनमें टिलेज में, जीरो टिलेज भी लिखे हुए आता है, जीरो टिलेज। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये टिलेज वाला टॉपिक है, ये एक ही क्लास का टॉपिक है लेकिन समझ में नहीं आता। तो जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है? बेटा मैंने बोला कि सबसे पहले ये कोई खेत दे दिया, इस खेत को अपन मक्खन की तरह बनाएंगे, तो उसमें हल चलाएंगे, पलाव चलाएंगे, पाटा लगाएंगे। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाए, एक बार हुआ था बेटा यूएसए, किसमें? यूएसए बोले तो अमेरिका के अंदर, वहां पे पेट्रोल डीजल इनकी कीमत बढ़ गई, तो लोगों ने जो टिलेज है वो करना ही बंद कर दिया, डायरेक्ट बीज बोने लग गए। मतलब ये जो प्राथमिक भू परिष्करण है, ये क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। मतलब प्राथमिक भू परिष्करण क्या हो गया? इसमें एब्सेंट हो गया, किया ही नहीं लोगों ने प्राथमिक भू परिष्करण। इसमें हड़ पलाऊ ऐसे करके मिट्टी को मक्खन बनाए नहीं, डायरेक्ट बो दिया। ये क्या हो गया? एब्सेंट हो गया बेटा। क्या हो गया? एब्सेंट। दिख रहा है ना आपको? अरे दिख रहा है ना बेटा? चेक करता हूँ मैं। है ना बेटा? तो ये एब्सेंट है इसमें, ठीक है। प्राथमिक भू परिष्करण को क्या कर दिया लोगों ने? एब्सेंट कर दिया, और डायरेक्ट क्या करने लग गए? बीज की बुआई करने लग गए, ठीक है। तो ये जीरो टिलेज होता है। जीरो टिलेज में क्या होता है? प्राथमिक भू परिष्करण है, इसको एब्सेंट कर दिया जाता है। इतना सा याद रखो। चलो, अब मैंने क्या कर दी? खेत की तैयारी कर दी। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा? दूसरे नंबर पे कंडीशन क्या आती है? ये खेत की तैयारी हो गई पूरी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके टॉपिक जो है ना एग्रोनॉमी के सिलेबस में, वो कंप्लीट यहाँ से कवर हो रहे हैं। पहला टॉपिक क्या हो गया बेटा? टिलेज कर दिया आपने। क्या कर दिया बेटा? टिलेज कर दिया, ठीक है। अब अपन दूसरी चीज की बात करते हैं, एक खेत को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें सारी एग्रोनॉमी आपकी छुपी हुई है, ठीक है। तो मैंने टिलेज कर दिया। अब टिलेज के बाद में मैं क्या करूंगा? टिलेज के बाद में उस खेत के अंदर मैं बीज डालूंगा बेटा। क्या डालूंगा? बीज डालूंगा। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अब सीड की। बीज डालूंगा। तो बीज किसे बोलते हैं बेटा? बीज की डेफिनेशन दो प्रकार से आप लिख सकते हो, दो प्रकार से देखना। एक तो होते हैं बायोलॉजी के हिसाब से, और एक अपने देसी भाषा एग्रीकल्चर के हिसाब से, ठीक है। बायोलॉजी के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। मैंने क्या बोला? कोई भी पुष्प है, फूल है, उसके परिपक्व, परिपक्व यानी कि मैच्योर, परिपक्व बीजांड को, बीजांड का मतलब ओव्यूल, ओव्यूल क्या कहलाता है बेटा? बीज कहलाता है। ये तो बायोलॉजी के हिसाब से हो गई कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। एग्रीकल्चर के हिसाब से पौधे का कोई सा भी ऐसा भाग, पौधे का, दिख ही नहीं रहा बेटा आपको, है ना, पौधे का ऐसा भाग, कोई भी पौधे का ऐसा भाग जो अपने समान, अपने समान
नया पौधा उत्पन्न कर सकता है, नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता हूँ, उत्पन्न करने की क्षमता रखता हूँ। मतलब पौधे का कोई सा भी ऐसा भाग जो अपने समान नया पौधा उत्पन्न कर दे, खुद के समान ही नया पौधा उत्पन्न कर दे, उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं आप, या उस क्रिया को क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं बेटा, है ना। तो देखना, अपन बायोलॉजी के अंदर थोड़ा सा घुस जाए तो बायोलॉजी के अंदर जनन का टॉपिक चलता है अपने बेटा। किसका? जनन का। मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का। तो जनन दो प्रकार से होता है बायोलॉजी में। कौन सा? एक होता है लैंगिक, लैंगिक जनन, सेक्सुअल, लैंगिक, सेक्सुअल, सेक्सुअल। एक होता है बेटा अलैंगिक। कौन सा होता है? अलैंगिक जनन होता है। कौन सा? अलैंगिक। इसको बोलते हैं बेटा एसेक्सुअल। देखो, जो लैंगिक जनन होगा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके अंदर दो चीजें चाहिएगी, एक तो नर चाहिएगा, एक मादा चाहिएगी। ठीक भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो नर और एक मादा। एसेक्सुअल के अंदर बेटा कायिक प्रवर्तन हो, तो सॉरी कायिक तरीकों से होता है, मतलब उसमें या तो नर हो तो भी चलेगा, मादा हो तो भी चलेगा। उसी प्रकार से बायोलॉजी में जनन बोल रहे हैं, इसी क्रिया को आपके एग्रीकल्चर में क्या बोलते हैं बेटा? प्रवर्धन बोलते हैं, प्रवर्धन बोलते हैं, या मैं बात करूं तो प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन बोलते हैं बेटा। अगर मार्कर हो तो मैं देखता हूं, एक बार है ना, वेट कीजिएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो बेटा मार्कर तो मिला नहीं, देखना प्रवर्धन का टॉपिक यहाँ से आता है आपके। ठीक है, तो मैंने बीज की बात कर ली कि पौधे का ऐसा कोई भी भाग जो अपने समान नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता हो। वो भाग कौन कौन से हो सकते हैं? उस पौधे की जड़ हो सकती है, उस पौधे का तना हो सकता है, उस पौधे की पत्ती हो सकती है, उस पौधे का बीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही मैं प्रोपोगेशन की बात करूं तो बेटा आपके एग्रीकल्चर में प्रोपोगेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन, एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव। कायिक प्रवर्धन, लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन में ओनली और ओनली प्रवर्धन प्रोपोगेशन किससे होगा? बाई सीड, बीज के द्वारा, ओनली और ओनली बीज के द्वारा। मतलब ऐसे पौधे जिनका प्रवर्धन जो केवल और केवल बीज के द्वारा ही तैयार होते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। वेजिटेटिव में तना, पत्ती, जड़, ये तीनों किस में आ जाएंगे? आपके इस वेजिटेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रवर्धन की बात हो गई, बीज मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ बीज है ना, वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो भी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से, है ना। बीज के प्रकार, बीज अपन ने देखा, और बीज के बिना मैं सच बताऊं तो या तो एक तो मर्दा और एक बीज, इनके बिना एक दोनों में कुछ भी नहीं है ना। तो अब ये शीट है बेटा, इसके टाइप की बात करते हैं, प्रकारों की बात करते हैं। तो देखो बेटा, मेनली चार प्रकार के बीज होते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? चार प्रकार के। पहला मूल केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा बेटा, दूसरा होता है आपके प्रजनक बीज, जिसको आप ब्रीडर सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीडर सीड बोलते हैं। तीसरा होता है बेटा आपके आधार बीज। कौन सा बीज बेटा? आधार बीज। ये आपके एग्रोनॉमी जो है ना, इसका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इसे मान लो ऊपर ऊपर का पूरा ओवरव्यू, पूरा ओवरव्यू, पूरा निचोड़ आपको मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ सबसे पहली क्लास में डेमो के रूप में, है ना। आपको पता तो लगे ना क्या क्या चीज अपन पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे एग्रीकल्चर एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें। तो देखो आधार बीज, इसको बोलते हैं बेटा फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड या मदर सीड भी से बोलते हैं बेटा। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर सीड के नाम से जाना जाने वाला बीज कौन सा है? तो आधार बीज। और लास्ट, सबसे लास्ट में आता है प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्टिफाइड। बेटा आज मार्कर ही है ना, ये थोड़ा सा अटपटा है, तो कल मार्कर चेंज करेंगे, आज आज एडजस्ट कर लो इसको, है ना। देखो प्रमाणित बीज
आधार बीज, प्रजनक बीज, मूल केंद्रक बीज। सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा मूल केंद्रक बीज। इस बीज की मैं बात करूं, एक दो चीज चलती है आपके पास में। एक तो होते हैं आनुवांशिक आनुवांशिक शुद्धता, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये नहीं पता। आनुवांशिक शुद्धता एक चलती है बेटा आपके इस बीज वाले टॉपिक में, भौतिक शुद्धता नाम, भौतिक शुद्धता। एक चलती है बेटा आपकी अंकुरण प्रतिशतता, अंकुरण प्रतिशतता। एक चलता है बेटा आपके रियल वैल्यू, आरवी जिसको बोलते हैं, है ना। देखो आनुवांशिक शुद्धता किसी बीज की क्या होगी। आनुवांशिक शुद्धता का मतलब होता है ये कोई बीज की थैली है बेटा, इसके अंदर गेहूं के बीज है, और गेहूं की कौन सी किस्म है, सोनारा 64 किस्म है, सोनारा 64 किस्म के बीज मैं लेकर आया। इसमें 2 से 3 बीज मेरे को मिल गए बेटा गेहूं की लरमा राजू, लरमा राजू जो वैरायटी है ना उसके मिल गए। तो क्या आप मेरे को ये बताओ कि आप जो गेहूं के सोनारा 64 बीज की थैली है उसमें लरमा राजू के कुछ बीज मिले हुए हैं, क्या आप उनको पहचान सकते हो? क्या नहीं पहचान सकते ना। तो ये होती है आपकी आनुवांशिक शुद्धता, जिनको आप देख नहीं सकते, आपकी नग्न आंखों से नहीं देख सकते बेटा, वो कौन सी होती है? आपके आनुवांशिक शुद्धता। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता भौतिक फिजिकल, जिनको आंखों के थ्रू आप देख सकते हो। जैसे ये मेरे पास में बीज की कोई थैली थी, इस बीज की थैली में गेहूं के बीज थे बेटा। गेहूं के बीज में ये क्या है, गेहूं के बीज है। इस गेहूं के बीज में बेटा 2 से 4 चने के बीज आ गए। तो क्या आप पहचान नहीं सकते कि ये बीज अलग है? आंखों के देख से आराम से आप अलग भी कर सकते हैं उनको। तो ये भौतिक शुद्धता होती है। अंकुरण प्रतिशतता, 1 किलो बीज थे, उसे 1 किलो बीज में से आपने ये अनुमान लगाया कि इनमें से उगने वाले बीज कितने हैं जो अंकुरित हो सकते हैं। तो उनमें से 1 किलो में से मात्र 500 ग्राम बीज ही आपको उगने वाले मिले, 500 ग्राम मिल गए। तो वो क्या है, उसकी अंकुरण प्रतिशतता हो जाएगी। रियल वैल्यू ये इनकम्प्लीट डिटेल्स को, जो अंकुरण प्रतिशतता, भौतिक शुद्धता ये है, इनको कंप्लीट आप निचोड़ करके उसका मान निकालते हो तो रियल वैल्यू निकलता है बेटा। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं मूल केंद्रक। बेटा इसकी आनुवांशिक शुद्धता और जो भौतिक शुद्धता है ना वो 100% होती है। मतलब ये सबसे शुद्ध बीज होता है, सबसे शुद्ध। इसको तैयार कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। मूल केंद्रक बीज को तैयार कौन करता है, ये क्वेश्चन आता है आपके डेट के अंदर। तो इसको करता है बेटा प्लांट ब्रीडर। कौन करता है? प्लांट ब्रीडर। जो बीज बनाने वाला है ना, पादप प्रजनक, जिसके पास में अच्छा नॉलेज है, बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है बीज के मामले में, वो ही इसको तैयार करता है। प्लांट ब्रीडर, पादप प्रजनक इसको तैयार करता है ना। नेक्स्ट है ये प्रजनक बीज। बात करें तो ब्रीडर सीड। बेटा ये ब्रीडर सीड किससे बनता है, ये किसकी संतति है, ये भी पूछा जाता है कि जो प्रजनक बीज है वो किसकी संतति है। तो बेटा ये न्यूक्लियस सीड से तैयार होता है। किससे? जल्दी नहीं था, सलाम माफ करिए। ये न्यूक्लियस सीड से तैयार होता है बेटा। तो ये तैयार किससे होगा, लिख लेना यहाँ पे, नहीं लिखे तो तैयार इस न्यूक्लियस सीड से। बेटा इसकी मैं बात करूं प्रजनक बीज की, इसकी भी भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? सेम 100% होती है, सेम 100%। नेक्स्ट आधार बीज, मात्र बीज या फाउंडेशन सीड, ये किससे तैयार होगा बेटा? ये प्रजनक बीज से तैयार होगा। आधार बीज किससे तैयार होगा? इस ऊपर वाले से, प्रजनक बीज से। इसको मदर सीड क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखना आधार बीज की जो भौतिक और आनुवांशिक शुद्धता है वो 98% होती है बेटा। कितनी परसेंट होती है? 98%। एक आपको ये ध्यान रखना है, चारों बीज है ना, इनके ऊपर जो थैली इनकी आती है उनके ऊपर कौन सा रंग का टैग आता है, वो टैग ज्यादातर पूछा जाता है ना। नेक्स्ट प्रमाणित बीज। बेटा ये वाला जो प्रमाणित बीज है ना, नीचे नीचे वाला, ये किससे तैयार होगा आप मेरे को ये बताओ? इसके जस्ट ऊपर वाले से, आधार बीज से तैयार होगा। मतलब ये जो प्रमाणित बीज है बेटा ये अपने किसानों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बेटा? किसानों को दिया जाता है। और कितने परसेंट किसानों को वितरित किया जाता है? 12% किसानों को दिया जाता है ये, है ना, प्रमाणित बीज। तो एक बात बताओ, किसानों को बीज कौन सा प्राप्त हुआ? प्रमाणित हुआ। प्रमाणित बना किससे? आधार सीड से। तो इस प्रमाणित की मम्मी कौन हो गई बेटा? ये आधार सीड ही तो हो गई, इसलिए इसको मदर सीड बोलते हैं। बोलो समझ में आया? कॉन्सेप्ट सारे यही छुपे हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपके यही छुपे हुए हैं। सिर्फ नजरिए की बात है, जो नजरिए उसे अच्छे से उसको पढ़ लेगा, अच्छे से समझ लेगा कॉन्सेप्ट को, एग्रीकल्चर बिल्कुल इजी है उसके लिए। ठीक है। तो प्रमाणित बीज किसानों को दिया जाता है, 12% को किसानों को दिया जाता है। तो इससे अपन ये देखेंगे ये प्रमाणित बीज बन किससे रहा है यार? तो आधार बीज से ये बन रहा था, तो इसको मैंने मम्मी बोल दिया। किसकी? प्रमाणित बीज की, तो मदर सीड। ठीक है। अब मैं टैग की बात करता हूँ बेटा।
इसको मैं हाँ, इसको थोड़ा सा बाद में मिटाऊंगा क्योंकि एक अभी काम में आएगा, ठीक है। अब देखना, इसमें टैग की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, टैग की। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इसको नोट कर लो आप साथ के साथ। सबसे पहला कौन सा है, मूल केंद्र। तो बेटा एक ट्रिक आपको याद रखनी है, इनकी टैग याद करने की एक ट्रिक है बेटा, दिखेगी क्या आपको यहाँ पे, पीसनी, पीसनी बेटा दिख रही है क्या ये, पीसनी, है ना। सबसे पहले पी, दूसरा से नी, सबसे पहले पी, दूसरा से, और तीसरा नी, कहते हैं पी से नी। तो देखना, इस पी का मतलब सबसे पहला जो ये मूल केंद्रक बीज है ना बेटा, इस पे टैग नहीं पाया जाता। मूल केंद्रक बीज है, इस पे टैग नहीं पाया जाता बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। प्रजनक जो बीज है ना, इस पे पी, पी का मतलब प्रजनक, प्रजनक पे सुनहरा पीला रंग का टैग होता है। पी का मतलब क्या हो गया, सुनहरा पीला रंग का टैग होता है प्रजनक पे। नेक्स्ट है आधार बीज, आधार बीज पे बेटा सफेद रंग का टैग होता है। कैसा रंग का, सफेद रंग का। प्रमाणित बीज जो बच गया ना बेटा, इस पे नीले रंग का टैग होगा इसके थैली के ऊपर। तो बोलो, जो प्रजनक बीज है इस पे सुनहरा पीला, आधार बीज है, फाउंडेशन सीड है, इस पे सफेद, और प्रमाणित बीज है इस पे नीला। पीछे ट्रिक आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपके बीज का यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाता है। एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि जो बीज होता है उनमें भी आप ये बताओ कि उन्नत जो बीज होता है, एक अच्छा बीज, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उन्नत बीज की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये चीज आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से उन्नत बीज की विशेषताएं होती है, फिर उनमें ऑप्शन आ जाए 4, और या आजकल तो 5 आने लग गए ना जेट के अंदर, तो वो, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि जो उन्नत बीज होगा, एक श्रेष्ठ बीज होगा, उसकी आनुवांशिक शुद्धता हमेशा 100% रहेगी। मतलब उसके अंदर ये नहीं होगा कि यहाँ पे 164 किस्म की अपन ने कोई भी बीज है गेहूं की, उसकी थैली लेकर आया, उसमें लरमा राजू के 4 से 5 बीज देखने को मिल गए, ऐसा नहीं होगा बेटा। उन्नत बीज उसी को बोलेंगे जिसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी परसेंट हो बेटा, 100% हो। भौतिक शुद्धता उसमें 100% हो, उसकी अंकुरण प्रतिशतता अच्छी हो, कितनी परसेंट से अधिक हो, उसकी अंकुरण प्रतिशतता 75% से अधिक हो, ठीक है। मतलब 1 किलो बीज लेके आया, उसमें से 750 ग्राम बीज उगने वाले होने चाहिए। 250 बीज, या मैं बात करूं तो हाँ 250 हो गए, 250 ग्राम जो बीज है ना, वो अगर नहीं उगे तो चलेगा, लेकिन 750 बीज, 750 ग्राम बीज उगने चाहिए। नेक्स्ट है रियल वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, उसकी उगने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसमें कोई भी प्रकार की डोरमेंसी नहीं पाई जानी चाहिए। ये उन्नत बीज की विशेषताएं होती है बेटा, ठीक है। और एक चीज आप मेरे को ये बताओ कि एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पे लिख के देता हूँ, वो बताना बेटा, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के देता हूँ, वो क्वेश्चन बताना। क्वेश्चन ये है कि बताओ, एक तरफ आपके पास में सीड, एक तरफ है आपके पास में ग्रेन, मतलब एक तरफ है आपके पास में बीज और एक तरफ है आपके पास में दाना। इन दोनों में क्या अंतर होता है, सीड और ग्रेन के बीच में अंतर बताओ। एक तो बीज होता है, एक दाना होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखना, जो बीज होता है ना बेटा, उसकी आनुवांशिक शुद्धता उसमें होना जरूरी है। आनुवांशिक शुद्धता उसमें होना जरूरी है। जिस बीज की आनुवांशिक शुद्धता होगी उसे ही अपन बीज कहेंगे। उसमें भौतिक शुद्धता भी होनी जरूरी है। जो बीज होता है ना, उसमें भौतिक शुद्धता भी होनी जरूरी है। बीज को बेटा बोने के काम में ले जाता है, बात करें तो उगाने के काम में, खेत में उगाने के काम में लिया जाता है बीज को, ठीक है। नेक्स्ट, उस बीज में टीजेड परीक्षण भी किया जाता है। टीजेड परीक्षण यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, जो बोल रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा गौर करें। बीज के अंदर टीजेड, टेट्राजोलियम परीक्षण भी करते हैं बेटा, मतलब उस बीज की जीवन क्षमता देखते हैं अपन, जीवन क्षमता देखते हैं उस बीज की, कि उनमें से कितने % बीज है वो अंकुरित हो सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अपन देखेंगे तो उसको बीज बोलेंगे। इसमें क्या करेंगे, दाने में, दाने में आनुवंशिक शुद्धता देखने की कोई जरूरत नहीं है, भौतिक शुद्धता देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको खाने के काम में लेते हैं बेटा। दाने को हमेशा खाने के काम में लेते हैं। दाना, एक चीज और लिखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, बीज हमेशा पूरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, है ना। जबकि जो दाना होता है ना बेटा, ये कटा फटा हो ना तो भी चलेगा, अपन खाने के काम में ले रहे हैं उसको, दाने को, तो चाहे खटा फटा हो कैसा भी हो चलेगा। इसमें टेट्राजोलियम परीक्षण वगैरह कुछ नहीं करते हैं। याद मेजर रखने की ये है कि बीज को बोने के काम में लिया जाता है और दाने को खाने के काम में लिया जाता है। बीज पूरा अच्छे से होना चाहिए, जबकि दाना कटा फटा हो तो भी चलेगा।
ये है मेन। तो सीड और ग्रेन के अंदर अंतर समझ गए आप कि सीड जो होते हैं उसमें आनुवांशिक शुद्धता अपन देखते हैं, भौतिक शुद्धता अपन देखते हैं, उसकी जेनेटिक प्योरिटी अपन देखते हैं, फिजिकल प्योरिटी अपन देखते हैं, टेट्राजोलियम परीक्षण करके उसकी जीवन क्षमता का ज्ञान लेते हैं, बोने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट, बीज पूरा होना चाहिए, आधा कटापटा नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा हो जाएगा किसमें, दाने में। अब भाई साहब मैंने बीज भी लगा दिया, अब कुछ कुछ बीज ऐसे हैं जिनमें डोरमेंसी पाई जा रही है, मतलब वो बीज उग ही नहीं रहे, मृदा के अंदर, जमीन के अंदर उसको डाल दिया मैंने, लेकिन वो बीज उग ही नहीं रहे, है ना। बीज क्या नहीं हो रहे बेटा, उग ही नहीं रहे। अरे क्या नहीं हो रहे, उग नहीं रहे, तो इसको बोलते हैं बेटा सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मतलब, डेफिनेशन की बात करूं तो बीज को उचित परिस्थितियां, बीज को उचित परिस्थितियां मिलने के बावजूद, मिलने के बावजूद बीज का अंकुरण नहीं हो पाता, बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। मतलब बीज को जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां उसके चाहिए, उसको नमी चाहिए नमी दे रहे हैं, पानी चाहिए पानी दे रहे हैं, हवा चाहिए हवा लग रही है उसको, वो थोड़ा सा तापमान चाहिए तापमान उसको मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो अंकुरित नहीं हो पाता। बीज अपन ने मृदा के अंदर डाल दिया, उसको सारी फेवरेबल कंडीशन उसको मिल रही है, फिर भी बीज अंकुरित नहीं हो पाता। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या है, डोरमेंसी है। मतलब आप किस में हो बेटा, डोरमेंसी में हो। रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ, आप किस में हो बेटा, डोरमेंसी में हो, ये होता है। अब देखो सीड डोरमेंसी होती है ना बेटा, वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है आपके। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली जो डोरमेंसी होती है बेटा, वो होती है जन्मजात बीमारी होती है ना किसी के, जन्मजात। दूसरी होती है प्रेरित, किसी को फोर्स करके। तीसरी होती है बेटा बलदार, बलदार। ठीक है, देखो 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है। पहली होती है जन्मजात, दूसरी होती है प्रेरित, तीसरी होती है बलदार। जन्मजात का मतलब ऐसी डोरमेंसी जो जन्म से ही है, उसके बीज के जन्म से ही है। मतलब जब अपन बीज का प्रोडक्शन करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं, किसी फसल से अपन बीज लेते हैं, तो उस बीज के अंदर जन्म से ही उसके क्या है, डोरमेंसी है, तो वो तो आ गई आपके जन्मजात में। प्रेरित, आप 2,4-D यूज कर रहे हो गेहूं की खेती के अंदर, है ना, 2,4-D यूज कर रहे हो, तो 2,4-D की 20 ppm मात्रा है ना बेटा, 20 ppm से कम मात्रा, ये आपके हर्बिसाइड के रूप में नहीं, ये आपके हार्मोन के रूप में काम करते हैं बेटा। और 20 ppm से जो ज्यादा मात्रा है ना, ये आपके खरपतवार नाशी के रूप में काम में करती है। किसके रूप में बेटा, खरपतवार नाशी के रूप में काम में करती है। ये बड़ा मैटर। अगर अब मान लो आपने 2,4-D कम या ज्यादा दे दिया, तो उस वजह से अगर उसके अंदर प्रेरित, ये मैं बात करूं तो डोरमेंसी आ गई बीज के अंदर, आपने कुछ ज्यादा दे दिया कुछ कम रख दिया, उस वजह से, है ना, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी के अनुसार की कई जगह न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गया कई जगह कम हो गया, तो बीज में क्या आ गई आपकी, डोरमेंसी आ गई। नेक्स्ट बलदार, बेटा बलदार का मतलब होता है आप बीज की बुआई कर रहे हो, वो बुआई ज्यादा गहराई में करती है। ठीक है, बलदार का मतलब क्या होता है, बीज आप बो रहे हो मृदा में, वो ज्यादा गहराई तक चला गया, तो उसकी वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाता बेटा, उसको क्या बोलते हैं आप, बलदार डोरमेंसी। ठीक है, बलदार सुसुप्तावस्था। अब ये सुसुप्तावस्था होती है बेटा, ये तीनों किसमें पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। तीनों चल नहीं रहा यार मार्कर, जो चीजें इंपोर्टेंट है ना उस टाइम पे मार्कर नहीं चलता बेटा। ये तीनों किसमें पाई जाती है, ये आपके जंगली जो जई होती है ना, जंगली जई, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से ऐसी कौन सी फसल है जिसमें तीनों प्रकार की डोरमेंसी या सीड डोरमेंसी पाई जाती है, बता दो। तो राइट ऑप्शन जंगली जई, एविना फटुआ, एविना फटुआ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूं कि सर यहाँ पे
डोरमेंसी आ रही है तो इस डोरमेंसी को तोड़ेंगे भी तो सही ना अपन। भाई डोरमेंसी आ रही है तो डोरमेंसी को तोड़ेंगे तो सही ना। तो इसको तोड़ने के लिए दो प्रकार से, सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए दो प्रकार का अपन काम करेंगे। एक करेंगे बेटा अपन भौतिक कार्य, भौतिक कार्य, एक करेंगे बेटा अपन रसायन कार्य सीड डोरमेंसी तोड़ने के लिए। तो भौतिक कार्य में सबसे पहला जो आता है ना बेटा वो आता है खुरचना। खुरचना देखना क्या होता है खुरचना। खुरचना का मतलब होता है ये बीज है बेटा, इस बीज के अंदर मेरे को ये चीज देखने को मिलेगी, ये अंकुरित नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, रेजमाल लेके या कोई ऐसी रगड़ वाली चीज लेके इसके ऊपर जो सीड कोट आता है ना बेटा, बीज के ऊपर जो आवरण आता है, बीज आवरण बोलते हैं उसको, उसको रगड़ के तोड़ दूंगा, थोड़ा सा मुलायम कर दूंगा, ताकि उसमें अगर अच्छी हवा जाएगी तो शायद उग पाए। तो इसको क्या बोलते हैं, खुरचना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्केरिफिकेशन। जैसे कोई कोई बोलते हैं ना लोग कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसके कोई स्क्रैच करके चला गया, स्क्रैच मतलब उसको खुरच के चला गया, तो ये खुरचना। नेक्स्ट एक कर सकते हो आप काम इसमें शीट डोरमेंसी तोड़ने का, वो है ताप से। बेटा किससे, अरे किससे रे बेटा, ताप से। ताप से कर सकते हो, तापमान से कर सकते हो। जैसे तापमान से दो प्रकार से कर सकते हो, एक तो गर्म पानी से कर सकते हो, गर्म ताप से। एक कर सकते हो बेटा आप ठंडे ताप से। गर्म ताप से आप करोगे तो बेटा 50 से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 मिनट के लिए आपको बीजों को गर्म करना है। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 50 से 55 डिग्री तापमान ज्यादा रहेगा, टाइम कम रहेगा। गर्म तापमान, अधिकतम तापमान वाले में तापमान ज्यादा रहेगा, मतलब 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा बेटा, और 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठंडे वाले के अंदर 10 से 12 डिग्री का तापमान रहेगा, और 12 से लेकर 14 घंटे तक का आपको समय लगेगा, 12 से 14 घंटे का। ठीक है, ये भौतिक कार्य हो गया। रसायन कार्य में आप जिब्रेलिक एसिड ले सकते हो, 2,4-D वगैरह ले सकते हो, रसायन केमिकल का यूज करके। ये मान लो आप केमिकल का यूज करके आप किसी बीज की डोरमेंसी तोड़ रहे हो। तो चलो सर हमने डोरमेंसी भी तोड़ दी, बीज अपन ने क्या कर दिया, मर्दा के अंदर लगा दिया। लगाएंगे किससे बेटा, लगाएंगे किससे, तो वो तीसरा टॉपिक अपने आ जाता है। अभी तो दूसरा टॉपिक ही चल रहा है बेटा, है ना। और देखो एग्रीकल्चर एकदम एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, खेत के एग्जांपल से अपन पूरी एग्रोनॉमी को पढ़ लेंगे। बोलो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट और क्या ही हो सकता है। ठीक है, देखा। तीसरी चीज है कि मैं बीज को बोऊंगा, तो सोविंग भी करना जरूरी है, मतलब बुआई करना क्या है आपके लिए जरूरी है। बुआई की विधियों के बारे में आप पढ़ोगे एग्रोनॉमी में। बुआई की विधियों के बारे में मैं बात करूं तो जैसे ये बुआई की अपन विधियां, बुआई क्यों ही करते हैं यार, अपन डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो इसमें एक तो आती है बेटा प्राचीन विधियां कुछ, एक आती है बेटा नवीन विधियां, है ना। प्राचीन विधियों में बुआई की जैसे मैं बात करूं तो छिड़कवा विधि हो गई, छिड़कवा। एग्रीकल्चर जो है ना बेटा, एग्रीकल्चर यहाँ पे लिख लेना मोस्ट है, एग्रीकल्चर है ना वो एक कला और विज्ञान है। विज्ञान तो आपने देख लिए कैसे है भाई, साइंस की ब्रांच है और पिछली विज्ञान है। कला कहते हैं बेटा छिड़कवा विधि है ना, इस छिड़कवा विधि के अंदर अपने दादा ताऊ जी ये क्या करते हैं, कुछ बीज लेते हैं और जमीन के ऊपर समान रूप से बिखेरते हैं। जबकि अपन लेते हैं ना वही बीज, तो अपन से समान रूप से अपन उनको नहीं बिखेर सकते। अपन बीज मुट्ठी भर के लेंगे और वो वहीं एक बार ऐसे करेंगे ना तो वहीं पूरा गिर जाएगा। जबकि जो दादा ताऊ जी ये अपने होते हैं ना, पापा जी, ये बीज को समान रूप से बिखेरते हैं बेटा। तो मतलब कला है उनके अंदर, क्या है, एक कला है। इसलिए आप एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर कोई नहीं कर सकता बेटा, हर किसी के एग्रीकल्चर करने की बस की बात नहीं है। एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत प्यारी डिग्री है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो ये एग्रीकल्चर कर सके। कला है एग्रीकल्चर, कला के अकॉर्डिंग ही चलता है सारा काम। अरे आप कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उसको आप ये बोल दो कि भाई ये जो बीज है इसको छिड़क दे, वो छिड़क सकता है क्या, वो एक ही जगह डालेगा उसको। ये है तो छिड़कवा विधि। दूसरी है, पहले पुरानी क्यारी विधि थी, उससे कर सकते, उससे करते थे बुआई, है ना। तो जैसे मैं बात करूं आजकल तो छिड़कवा विधि हो गई, नवीन के अंदर हड़ हो गए, सीड ड्रिल हो गई, इनसे आप बुआई करते हो। तो ये बुआई का टॉपिक आ गया। अब मैंने इसमें बुआई कर दी भाई साहब, अब मेरे को क्या चाहिएगा बेटा, अब मेरे को चाहिएगा इसमें पानी चाहिएगा। तो मैं नेक्स्ट किसको पढ़ूंगा, सिंचाई को पढ़ूंगा। मेरे को क्या चाहिएगा इसमें, पानी चाहिएगा, तो मैं किसको पढ़ूंगा,
सिंचाई को पढ़ूंगा। अब देखो सिंचाई किसे बोलते हैं, सबसे पहले सिंचाई किसे बोलते हैं, तो पौधे को कृत्रिम रूप से दिया गया जल। मैंने क्या बोला यहाँ पे, पौधे को कृत्रिम रूप से दिया गया जल, कृत्रिम। अगर बरसात हो गई ना, ये मान लो ये कोई खेत है, चल जा पर चल जा रे यार, हाँ ये खेत है, इस खेत के अंदर ये फसलें हैं। अगर यहाँ पे बरसात हो रही है तो बेटा मैं इसको सिंचाई नहीं बोलूंगा, बरसात हो गई ना उसको सिंचाई नहीं बोलूंगा। अगर मनुष्य अपने खुद के हिसाब से कृत्रिम रूप से अगर इनको पानी देता है, इनको जल देता है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सिंचाई बोलेंगे। मतलब कृत्रिम रूप से पौधों को दिया गया जल, कृत्रिम रूप से, ये सिंचाई होती है। सिंचाई की पहले पुरानी विधियां थी, जैसे क्यारी विधि, है ना, थाला विधि, रिंग विधि। लेकिन इनमें क्या होता है बेटा, एक तो जमीन ज्यादा रुकती है, पहली चीज तो, दूसरी चीज रोग ये बढ़ जाते हैं। तो फिर मार्केट के अंदर जब पुरानी चीजें हैं तो नई चीजें भी तो आएगी ना, तो नवीन विधियां आई। वो कौन कौन सी है आपकी, फव्वारा विधि, जिसको आप ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में उगा सकते हो, ड्रिप विधि, लवणीय सारी भूमि के अंदर अच्छी होती है, इसका हृदय बोलते हैं अपन ड्रिप का, ई मीटर को बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं, ई मीटर को। ई मीटर जो होता है ना, ड्रिपर, ड्रिपर बोल दो या ई मीटर बोल दो, ड्रिपर बोल दो या ई मीटर बोल दो, ये ड्रिप विधि होती है। फव्वारा विधि में कितना प्रेशर रखते हैं, ड्रिप विधि में कितना प्रेशर रखते हैं, ये आप कंप्लीट आपके एग्रोनॉमी में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सिंचाई हो गई। अब सिंचाई के बाद में भाई पौधों को क्या चाहिए, पौधों को चाहिए बेटा पोषक तत्व चाहिए। सिंचाई मिल गई, अब पौधों को, पौधे को पोषक तत्व चाहिए। तो पोषक तत्व किसके माध्यम से दे सकते हो बेटा, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में आता है खाद व उर्वरक, है ना, खाद और उर्वरक। खाद किसे बोलते हैं बेटा, खाद जो होती है वो भारी मात्रा में देनी पड़ती है आपको, और सांद्रित और स्थूल, दो प्रकार के होते हैं। देखो खाद है कहाँ पे, समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, इधर तो समझा ही नहीं सकता ना, तो इधर ही समझा देता हूँ। इधर समझाता हूँ, है ना, देखना, ये खाद है, ये खाद्य कितने प्रकार की हुई बेटा, दो प्रकार की। कौन कौन सी, पहली होती है सांद्रित, सांद्रित कार्बनिक खाद, दूसरी स्थूल या भारी कार्बनिक खाद, है ना। ये हो गई सांद्रित और एक स्थूल या भारी। खाद किसे बोलते हैं बेटा, इनको दे अपन ज्यादा मात्रा में देनी पड़ती है, प्लस ये कार्बनिक कंपाउंड नहीं होते, मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, ठीक है। ये पशुओं से तैयार होते हैं, खाद बेसिकली पशुओं से, ठीक। सांद्रित का मतलब होता है कि बेटा इसको मात्रा तो कम देनी पड़ती है, लेकिन पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं इसमें, ज्यादा होते हैं। जैसे हड्डी की खाद या हड्डी का चूरा, मछली, मछली की खाद, ये सारे। रॉक फॉस्फेट। स्थूल या भारी खाद के अंदर बेटा आप FYM गोबर की खाद पढ़ते हो, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कितने परसेंट होती है, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये सारी नाडेप काका की विधि हो गई, और वर्मी कंपोस्ट में केचुए कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आप खाद और उर्वरक में पढ़ते हो बेटा। फर्टिलाइजर यहाँ पे आ रहा था अभी, उर्वरक, उर्वरक किसे बोलते हैं आप, जिनको आप कारखानों के अंदर तैयार करते हैं, किसमें, कारखानों में तैयार करते हैं, उनको क्या बोलते हो आप, उर्वरक बोलते हो। उर्वरक तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली, सरल उर्वरक, जटिल उर्वरक और मिश्रित उर्वरक। सरल, जटिल, मिश्रित। जैसे इन उर्वरकों, जैसे SSP है, तो इसमें आपको नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, सल्फर है तो कितनी, फास्फोरस है तो कितनी, ये देखनी होती है किसमें, उर्वरक में। अब इस पोषक तत्वों के अंदर में आपको थोड़ा सा बेसिक सा और लेके चलता हूँ। कितने पोषक तत्व है आपके, टोटल 17 है। 17 के अंदर इनमें मैं डिवाइड करता हूँ इनको, पोषक तत्वों को। तो देखना, सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है, और सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऐसे डिवाइड करना आप पोषक तत्वों को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोषक तत्व है। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म। मुख्य भी कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक। द्वितीयक को और क्या बोल सकते हैं बेटा, गौण भी बोल सकते हैं, गौण पोषक तत्व है। यार दिख नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा यार क्लास के अंदर, ये मार्कर है ना, मजा नहीं आ रहा, नहीं कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक एक बार मैं चेक करता हूँ बेटा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अपना काम हो सकता है, हो सकता है बेटा, आराम से हो सकता है, ठीक है। तो देखो प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के पोषक तत्व, सूक्ष्म अपनी जगह है।
ठीक है। प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके एनपीके, एनपीके, है ना। प्राथमिक पोषक तत्व पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि प्राथमिक पोषक तत्व इनमें से है, तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। द्वितीयक या गौण पोषक तत्व बोलते हैं बेटा आप CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को। ठीक है। एक होते हैं बेटा आपके पास में संरचनात्मक पोषक तत्व है, संरचनात्मक, तो बेटा आप उसको बोलते हो CHO। ये 95% किसी भी प्लांट का 95% भाग कवर करते हैं, 95% भाग कवर कौन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बेटा ये खुद प्रकृति से ही पौधे को मिल जाते हैं, इसको देने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व। बाकी ये कितने बच गए? 8 बच गए, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी ट्रिक भी है सूक्ष्म पोषक तत्वों को याद करने की, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सूक्ष्म पोषक तत्व याद करने की ट्रिक है फे, मन, कु, जन, मो, बक्कल, निकल। गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो अब ये पूरे कितने हो गए आपके? 17 पोषक तत्व हो गए बेटा। पहले 16 थे पोषक तत्व, कितने थे? 16। 17वां पोषक तत्व है जो नया खोजा गया, वो कौन सा था बेटा? वो था निकिल। निकिल पोषक तत्व है, वो 17वां पोषक तत्व था जिसे नया खोजा गया था। किसने खोजा? ब्राउन ने खोजा था बेटा। किसने? ब्राउन ने। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने मेरे खेत के अंदर क्या क्या कर दिया, देखना। खेत के अंदर मैंने टिलेज किया सबसे पहले, उसके बाद में सीड लगाया। सीड लगाने के बाद में मैंने बुआई की, बुआई करने के बाद में मैंने सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद में खाद और उर्वरक दिया, खाद और उर्वरक देने के बाद में पोषक तत्व प्राप्त हुए पौधे को। अब पोषक तत्व प्राप्त हो गए ना, मतलब खाद उर्वरक हो गया, खाद एंड उर्वरक। उसके बाद में पोषक तत्व मैंने दिए पौधे को, है ना। तो पोषक तत्व दे दिए अपन ने, अब देख लिया कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अब उस खेत के अंदर खरपतवार भी उग गए भाई साहब, बिन बुलाए में मेहमान। देखना, खरपतवार किसे कहते हैं? ऐसे पौधे या ऐसे अवांछनीय पौधे जो बिना उगाए उग जाते हैं। जैसे ये कोई खेत था, इस खेत के अंदर मैंने गेहूं लगाया, इसके अंदर बथुआ हो गया, इसके अंदर मैं बात करूँ तो और कोई सा खरपतवार, लट जीरा वगैरह, गेहूं के अंदर गेहूं सा, गेहूं का मामा जिसे बोलते हैं, वो हो गया। तो वो क्या है बेटा? खरपतवार है, वो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। खरपतवार वाले टॉपिक में क्या पूछा जाता है? बेसिकली ये पूछा जाता है कि रबी वाला खरपतवार कौन सा है, खरीफ वाला, जायद वाला कौन सा है, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है, और सकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है। एक चीज पूछी जाती है इसके फादर, खरपतवार की, खरपतवार विज्ञान के फादर जेन्थ्रो टूल। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था जेन्थ्रो टूल। इनकी एक बुक थी HHH, हॉर्स होइंग हजबेंड्री। नेक्स्ट पूछा जाता है कि जो खरपतवार है, इस खरपतवार नाशी का नाम क्या होता है? खरपतवार को मारने का कार्य भी तो अपन को करना है, खरपतवार उग गए तो खरपतवार नाशी को बोलते हैं बेटा वीडीसाइड, वीडीसाइड, वीडीसाइड। खरपतवारों को मारने का कार्य वीडीसाइड करता है, वीडीसाइड। ठीक है, खरपतवारों को मारने का कार्य। तो इसमें बहुत सारी वीडीसाइड है, जैसे 2,4-D हुआ, मैनकोजेब हुआ, ये सारे। ठीक है, तो ये खरपतवार का टॉपिक यहाँ से ऐसे कंप्लीट होगा। अब खरपतवार उग गए, अब खरपतवारों को अपन ने हटा दिया। अब बचेगी क्या अपने पास में? क्रॉप्स बच गई क्या? फसलें बच गई। तो अब अपन एक एक फसलों की बात कर लेते हैं। अब आपको इन फसलों के अंदर क्या क्या देखने हैं? सब बस आपने सारी चीजें पढ़ ली, है ना, सिंचाई वगैरह। अब इन फसलों के अंदर आपको बॉटनिकल नेम, इनके 2n बराबर कितने होते हैं, क्रोमोसोम संख्या, है ना, फैमिली क्या होती है, वैरायटी कौन कौन सी है, ये इतनी ही ध्यान रखनी है। बाकी सारा काम आपने ऊपर ऊपर ही कर लिया, खेत की तैयारी वगैरह सब कुछ ऊपर ऊपर देख लिया। ठीक है, तो ये क्रॉप्स होती है। क्रॉप्स में आप बेसिकली जैसे मैं बात करूँ तो खाद्यान्न के अनुसार देखें तो खाद्यान्न फसलें, चारे वाली, रेशे वाली, ये सारी पढ़ेंगे किसमें। और सबसे मेन एक चीज याद रख लेना, खाद्यान्न फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपसे जेट की एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट है दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा पूछी जाएगी। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा पूछी जाएगी। तिलहनी फसलों में मूंगफली एक ऐसा है जिसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, तेल भी पाया जाता है, तो ये पूछी जाएगी। सरसों में कितना % तेल होता है, ये पूछी जाएगी, सारी चीजें। ठीक है, नकदी जो गन्ने वाली फसलें हैं ना, इनमें एक गन्ना मतलब एक आंख वाला गन्ना, 2 आंख वाला गन्ना, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। तो क्लास कितनी क्या हो गई मेरे को नहीं पता,
बस आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता के जाना कि क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, एग्रीकल्चर फार्मर बैकग्राउंड से आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कि एक खेत से आप कैसे एग्रोनॉमी को पूरा कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हॉर्टिकल्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।